Assalamualaikum students, how are you? Today my topic of discussion is from chapter number 2, vectors and equilibrium. And आज हम इस चैप्टर में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, किस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं और किस तरह के वेक्टर्स हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर हैं जिनके साथ हम डील करेंगे। आज हम बेसिकली इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेक्टर्स फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पढ़ना, अगर मैं स्पेसिफिकली वेक्टर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स की कोई भी ब्रांच आप पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, उसमें आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे लास्ट में। इससे उसे समझना इंपॉर्टेंट है। इस पर जाने से पहले क्विकली हम जरा स्केलर्स की बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में अगर आप डेली लाइफ में बताना हो, आपको उनको यूज करना हो, तो सिर्फ एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उनको एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो हम उसी एग्जांपल्स पर जाएंगे कि जहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक ब्लॉक है आपके पास, एंड showing a highlighter now। अगर आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम के आपने इस ब्लॉक के मास को स्पेसिफिकली इस 2 से रिप्रेजेंट किया जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आपने इसकी स्पेसिफिकेशन 2 किलोग्राम से दी है, तो ये कम्प्लीटली इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप इस ब्लॉक को अपने साथ लेके लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, ऊपर फेंकें, इसको नीचे फेंकें, इसका मास चेंज नहीं होगा, वो 2 किलोग्राम ही रहेगा हमेशा। इसी तरीके से आपके पास एक और क्वांटिटी आप ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में आपको एक कॉपर वायर दिख रही है जिसकी लेंथ आपको बताई जा रही है 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का क्या मतलब है कि जो 1 है इसके अंदर वो स्पेसिफिकली आपके पास इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगेन आपके पास एक और एग्जांपल इस सिलेंडर की दिख रही है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है। तो इन तमाम फिगर्स में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि अगर मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन देनी है कहीं पे, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए इनको डिस्क्राइब कर सकती हूँ, इनको फुली डिस्क्राइब कर सकती हूँ। नेक्स्ट, अगर आपके पास वेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ आप एक चीज गौर करेंगे। मैं अगेन अपनी एग्जांपल कंसिडर करती हूँ ब्लॉक वाली, जिसका जो मास है वो 2 किलोग्राम ही है। अब यहाँ पे आप अगर एक फोर्स एक्सर्ट करें, राइट हैंड साइड से आपने फोर्स वेक्टर जो कि इस वक्त ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप इसको एक्सर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है वो आपके पास थोड़ा राइटवर्ड्स मूव करेगा। इसी ब्लॉक पे अगर आप फोर्स लगाएं कुछ इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो अब आपके पास जो रीचिंग पॉइंट होगा इस ब्लॉक का, जो रीचिंग पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। इट मीन्स कि ये जो फोर्स है, इवन दो कि अगर मैंने ये सेम मैग्नीट्यूड की अप्लाई की है इन दोनों केसेस में, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन है जिस पे ये पहुंचते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड, सपोज कि ये 2 न्यूटन फोर्स थी जो दोनों केसेस में मैंने एक्सर्ट की, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की डिफरेंट होने की वजह से जो फाइनल रीचिंग पॉइंट है इन दोनों ब्लॉक्स का वो डिफरेंट होगा। तो मुझे यहाँ पे लाजमी तौर से डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला सकती, बल्कि आपको साथ में डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना होगा, उन्हें आप वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एक और एग्जांपल आपको यहाँ दिख रही है जिसमें सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट ए है जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप और आपका एक फ्रेंड जर्नी स्टार्ट करता है। एक फ्रेंड मूव करता है इस डायरेक्शन में जो कि आपके पास येलो एरोहेड से शो किया जा रहा है, और दूसरा फ्रेंड आपके पास मूव करता है इस डायरेक्शन में। तो आफ्टर सम टाइम आपके पास जो है वो रीचिंग पोजीशन, इवन दो कि अगर आप सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो पहुंचने की पोजीशन होगी, दोनों की जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। एक स्केलर क्वांटिटी की भी एग्जांपल मैंने दी है जिसमें 35 मीटर आपके पास बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की इंडिकेशन दी जा रही है, मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ईस्ट कह के ब्रैकेट में जो लिखा है डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। इसी तरह से बहुत डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जिनको आप स्केलर और वेक्टर्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, पढ़ते हैं, उसको आपने
इन दोनों कैटेगरीज को समराइज किया है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर में आपके पास टेम्परेचर, टाइम, मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा इसकी तमाम एग्जांपल्स मौजूद है, जबकि आप वेक्टर क्वांटिटीज पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, ये तमाम एग्जांपल आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज की हैं। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का इसको सिंपल तरीका ये है कि हम एरोज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रीन एरो दिख रहा है जिसको हम फोर्स वेक्टर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, इसका हमने एरो हेड इस तरह से ड्रॉ किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि जब भी आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, जब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि लेंथ ऑफ एन एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। मीन्स कि आपके पास जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड वेक्टर का मौजूद है उतना आप उसको उसकी लेंथ से इंडिकेट करेंगे। ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा वेक्टर, छोटा मैग्नीट्यूड छोटा आप उसको शो करेंगे ग्राफिकली भी, ठीक है। तो ये आपने अपने स्केल के अकॉर्डिंगली इसको इस तरह से डिस्क्राइब करना होता है। सेकंड चीज, वेक्टर जो है क्योंकि उसमें दो चीजें आपके पास इंडिकेट की जाती हैं। पहला उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। तो हम इसको लिखते किस तरह से हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हमने यहाँ पे ब्रेक किया है। मॉडुलस साइन के साथ हम अक्सर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और अक्सर बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि हम वर्ड को, जो भी आपके पास वेक्टर का सिंबल है, हम उसको बोल्ड भी कर देते हैं। उससे भी आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। और साथ में आपके पास होती है डायरेक्शन, जिसे हम यहाँ पे कैप साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैप। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि हम यूनिट वेक्टर के थ्रू किस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर्स को लिखने का तरीका ये होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है, और वो ये है कि जो डायरेक्शन होती है आपके पास वेक्टर की, वो उसका एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइक इस केस में डाउनवर्ड आपको एरो पॉइंट करता हुआ दिख रहा है, मींस कि इस वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसी तरीके से वेक्टर अपवर्ड भी हो सकता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, एंड सो ऑन। और बेसिकली हम एरो हेड डाल के वेक्टर के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉ करते हुए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसकी लेंथ को ड्रॉ करें। सेकेंडली, हम जब लिख रहे होते हैं इसको, तो हम इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करते हैं। नाउ वेक्टर्स को जब भी हम ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग के लिए वेक्टर्स की हमने एक रेफरेंस सिस्टम की बात की है, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने इस सिस्टम से आप पहले भी फैमिलियर होंगे, मैथ्स के अंदर आपने किए ग्राफ वगैरह आप सिस्टम को लेकर ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ये 2D सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लेते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप इस तरफ इस डायरेक्शन में लेते हैं, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव वाई एक्सिस आपके पास नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड। नेगेटिव एक्स एक्सिस आपके पास वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। एंड माइनस वाई यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन जो होती है आपके पास साउथ की डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम है जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं, और इसके अंदर हम यूजुअली अपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसके मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,4, सपोज कीजिए 3,4, यानी कि एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं, तो मैं उसको इस सिस्टम के ऊपर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर किस तरह से ड्रॉ करूंगी। तो देखिए, ड्राइंग का तरीका बड़ा इजी है। आपने 3 यूनिट्स जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलना है, और 4 यूनिट्स आपने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलना है। तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे फाइनली, वो आपके पास इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स 3,4 को शो करेगा। जो एंगल आपके पास होगा वो आप लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 30 डिग्रीज एंगल बन रहा है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। तो बहुत इजी है कि अगर आप 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन हैं, तो आप इस सिस्टम को अपना रेफरेंस मान के कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नजर आ रही हैं आपको, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, हम उस पॉइंट को ओरिजिन ही बोलते हैं, ठीक है। और यूजुअली हम ओरिजिन से जो है वो अपने वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं। आप आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ 2 डायमेंशनल के अलावा एक और 3 डायमेंशनल सिस्टम भी हमारे पास मौजूद होता है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक और एक्सिस का जो है वो इजाफा होता है, जिसे हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल सिस्टम में जेड एक्सिस की डायरेक्शन आपको दिख रही है, कुछ इस तरह से होती है, टुवर्ड्स यू आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है ये। इसको आप पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड नेगेटिव जेड एक्सिस में देख सकते हैं। जिस तरह से आपने पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस देखे थे,
इस तरह से जेड एक्सिस का भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं, किस तरह का आप वेक्टर यूज कर रहे हैं, उसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों सिस्टम के अंदर लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करती हैं और उसके ऊपर अपने आप वेक्टर्स को यूजुअली स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। नाउ एक और चीज आपने यहाँ पे जो है वो आपकी बुक में मेंशन है, उसको आपने याद रखना है कि सपोज कीजिए अगर आपके पास जो एंगल है वेक्टर का वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो यूजुअली हम उस एंगल को अल्फा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर एंगल आपके पास वाई एक्सिस से बनता है तो हम उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपके पास एंगल जेड एक्सिस से बन रहा है इस वेक्टर का, तो हम उससे गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यूजुअली हमने यहाँ पे सिंबल्स के थ्रू इंडिकेशन दी है। अगर आपको अल्फा बीटा गैमा के टर्म्स में एंगल्स की डिस्क्रिप्शन मिले तो आप समझ जाएं कि अल्फा एंगल जब भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो इट मीन्स कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वेक्टर्स लिखे हुए दिख रहे हैं लाइक ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू बी। इसी तरीके से अगर p और q का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो मैं इसको p इज इक्वल टू q लिख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर को पैरेलल आप कहीं भी डिस्प्लेस करें स्पेस में, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, उसके साथ आप डायरेक्शन के हवाले से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पैरेलल आप कहीं भी वेक्टर को ले जाएं अपने सिस्टम के अंदर, स्पेस के अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आपके पास। सेकेंडली, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स जो है वो सिमिलर क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर ए जो है वो वेलोसिटी वेक्टर को शो कर रहा है और वेक्टर बी जो है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, तो ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इज इक्वल टू बी, वेक्टर्स दोनों इक्वल है इवन दो उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स यानी कि जो वेक्टर्स जिनको आप इक्वल कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए दो चीजों का होना जरूरी है कि उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, प्लस वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो। अगर आप फोर्स वेक्टर की बात करें तो दोनों ही फोर्स हो, अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर्स होने चाहिए। नाउ अब हम मूव करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के हवाले से डिस्कस करेंगे जो हम वेक्टर्स के रिलेटेड हैं, किस तरह से वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। हमें पता है कि जब भी हमें वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम उनको काफ़ी तरीके से, काफ़ी मेथड जिनको हम ऐड कर सकते हैं, उनमें से एक पे हम आज बात कर रहे हैं, इसको हम ज्योमेट्रिक वे ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हम ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो पत्थर हैं, दो स्टोन्स हैं, एक का वजन 1 किलोग्राम है, एक का 2 है, और आप उनको दोनों ऐड कर रहे हो तो नेट मास इनका 3 किलोग्राम होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। सिमिलरली अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, और सुनिएगा दो फोर्सेस हैं 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, और वो आपके पास सेम डायरेक्शन में है, तब भी आप इन दोनों को सिंपल अलजेब्रिक वे में ऐड कर सकते हो और रिजल्टेंट 2 + 4 न्यूटन का हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक। तो यहाँ पे आपने जो ऐड किया है उसमें हमने ये चीज देखी है कि स्केलर और वेक्टर को ऐड करने का हमने सेम मेथड यूज करा, दोनों को ही हमने अलजेब्रिक वे में ऐड कर दिया। पहले हम मासेस को भी हमने वैसे ही ऐड कर दिया, फोर्सेस को हमने भी वैसे ही ऐड कर दिया। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि स्केलर और वेक्टर्स को ऐड करने का सेम मेथड है? नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक ही केस में आप वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं, और वो तब है जब आप वेक्टर को सेम डायरेक्शंस में देख रहे हैं, यानी कि दो ऐसे वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि सेम डायरेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ वेक्टर्स जो होते हैं वो आपके साथ सेम डायरेक्शन में नजर नहीं आते। जिन वेक्टर्स के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होती, तब आपके पास उस केस में जो एडिशन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिवर है,
जिसमें आप अपनी बोट चलाना चाह रहे हैं, कश्ती चलाना चाह रहे हैं। और सपोज कीजिए ये आपकी बोट है और आप पॉइंट ए से इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ए से आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में चला रहे हैं, सामने की तरफ चला रहे हैं, और आप पहुंचना चाहते हैं पॉइंट बी। लेकिन परेशानी ये आती है कि आपके पास जो रिवर की मूविंग की डायरेक्शन है, या रिवर के फ्लो की जिसको आप डायरेक्शन बोल सकते हैं, वो टुवर्ड्स राइट है, इस तरफ ये बह रहा है। ठीक है, आप जाना चाह रहे हैं पॉइंट बी पे, सामने की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास अब जो परेशानी आई है वो ये आई है कि डायरेक्शन आपके पास वेक्टर्स की सेम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे नीचे स्पेसिफाई कर देती हूँ कि सपोज कीजिए जिस डायरेक्शन से आप जिस डायरेक्शन पे पहुंचना चाह रहे हैं आप, डायरेक्शन पॉइंट बी पे, तो आपके पास ये वेलोसिटी वेक्टर को शो कर रहा है जिससे आप अपनी बोट की स्पीड को मेंटेन किएगा। ठीक है, आप आगे की तरफ अपनी बोट को चलाना चाह रहे हैं इस स्पीड से। दूसरी आपके पास जो रिवर की स्पीड है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, इसका फ्लो इस तरफ है। तो दो डिफरेंट आपके पास क्या आ गए, वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। क्वांटिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो होगा ये कि जितनी मर्जी आप तेज बोट चला लें, कुछ टाइम बाद जब आप देखेंगे तो आपकी जो पोजीशन होगी, जो रीचिंग जो फाइनल पोजीशन होगी, वो आपके पास पॉइंट बी के बजाय पॉइंट सी हो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास जो एडिशन थी वो इस तरह नहीं हो पाई कि सिंपल आपने जो है वो ए को बी में ऐड कर दिया हो और आपके पास आंसर आ गया हो, बल्कि डायरेक्शन के डिफरेंट होने की वजह से जो आपको रिजल्ट मिला वो आपको एक और डिफरेंट एक जगह पे पहुंच गए आप, सी पॉइंट पे। इट मीन्स कि यहाँ पे अब मुझे कुछ रूल्स डिसाइड करने होंगे कि अगर मैंने वेक्टर्स को, ऐसे वेक्टर्स को ऐड करना है जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो मैंने क्या रूल्स जो हैं वो यहाँ पे अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले तो आपको अगेन मैं बता दूं कि वेक्टर्स के एडिशन के लिए डायरेक्शन को हम लाजमी तौर से लेंगे, कंसिडर करेंगे उनको। यूनिट्स उनके सेम होने चाहिए क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी तो यूनिट्स भी सेम होंगे। और दो मेथड्स के थ्रू हम इनको ऐड कर सकते हैं ग्राफिकली। पहला आपके पास कहलाता है हेड टू टेल रूल, जिसको हम ट्रायंगल रूल भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास कहलाता है पैरेललोग्राम रूल। दोनों पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड्स के अलावा भी इस चैप्टर में हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे जो हमारा काम बड़ी आसान बना देगा, हमारी जिंदगी को आसान कर देगा समझ लीजिए। और वो हमारे पास कहलाती है एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू। ये इस पे भी हम बड़ी डिटेल में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ट्रायंगुलर मेथड हमें क्या कहता है, किस तरह से हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। आप कंसीडर करें अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपको याद होना चाहिए एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में होता है। अब मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ए है जो कि कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और एक वेक्टर बी है जो कि कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो ट्रायंगुलर मेथड या हेड टू टेल रूल आपको कहता है कि अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ए प्लस बी आपको चाहिए, तो आपने करना ये है कि अपने वेक्टर बी को आप पैरेलल इस तरह से मूव करें कि आपके पास जो टेल है वेक्टर बी की वो वेक्टर ए के हेड पे आके ज्वाइन हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर ए की आप टेल को यूज करेंगे, उसके साथ आप जोड़ेंगे वेक्टर, लास्ट वेक्टर जो कि सब मेरा वेक्टर बी है, उसके हेड को। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि आपको इफेक्ट देगा ए प्लस बी का। अब अगेन क्योंकि ये पूरा काम आप ग्राफिकली कर रहे हैं तो आपने कोई ना कोई स्पेसिफिक स्केल यूज करना है। सपोज कीजिए आपने वेक्टर ए की लेंथ को 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है और वेक्टर बी को सपोज कर लीजिए आपने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। तो जब आप फाइनल रिजल्टेंट देखेंगे तो इसकी लेंथ को भी आप विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो मेजर करेंगे। तो उसकी मेजरमेंट से आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों का जो सम है, जो रिजल्टेंट है, वो कितने सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये काम आपने करके देखना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एज असाइनमेंट में आपको कुछ ऐसे वेक्टर्स दूंगी जिसको आपने ऐड करना है, और इसके रिजल्टेंट को आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं कि किस तरह से आपने हेड टू टेल मेथड के थ्रू एडिशन करनी है ग्राफिकली। नाउ एक और चीज आपको यहाँ बता दूं कि जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स हों जिनको आप ऐड कर रहे हो। हेड टू टेल रूल में नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, ए बी सी डी। मेथड सेम रहेगा कि आपने जो टेल है उसको आपने नए वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के आपके हेड के ऊपर ज्वाइन करना है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, और रिजल्टेंट आपको हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल और कोई भी जो आपका लास्ट वेक्टर हो उसके हेड के थ्रू आपको उसका रिजल्टेंट मिलेगा। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, दो ही नहीं बल्कि हम दो से ज्यादा वेक्टर्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड, ये जो दूसरा मेथड है वेक्टर्स के एडिशन का ग्राफिकली, उसको हम पैरेललोग्राम मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड भी बड़ा इजी है।
सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोज कीजिए इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि दो आपके पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, कुछ इस तरह। आपने इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन करना है कि इनकी टेल कॉन्साइड हो रही हो, यानी कि इनकी दोनों की टेल ज्वाइन कर ली। सबसे पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया था हेड टू टेल रूल, उस पे हम हेड ज्वाइन कर रहे थे टेल के साथ, यहाँ हम दोनों के टेल्स को कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज। सेकंड आपने काम ये करना है कि आप दोनों वेक्टर्स की एडजेसेंट साइड्स को ड्रॉ करेंगे। लाइक वेक्टर ई के सामने वाली साइड यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है, उसको आप ड्रॉ कर लें। वेक्टर बी के भी आप सामने एडजेसेंट साइड इसकी ड्रॉ करेंगे, यहाँ इस तरह से आपने ड्रॉ कर ली। और फाइनली जो आपके पास रिजल्टेंट होगा वो आपके पास किस तरह से आएगा, जब आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे। आपने ये पैरेललोग्राम की एक शेप दे दी, अब इसका जो डायगोनल होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा आपके रिजल्टेंट वेक्टर को, जो कि इफेक्ट देगा आपके पास समीशन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी का, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। अगेन आप यहाँ पे अपनी मेजरमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, वेक्टर ए की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, बी की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और रिजल्टेंट को आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्केल कि उसकी क्या लेंथ आ रही है। इन दोनों में से आप कोई सा भी मेथड जो आपको आसान लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली हम ज्यादातर जो मेथड कॉमनली यूज करते हैं ग्राफिकल अप्रोच के अंदर, वो हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, क्योंकि आसान मेथड होता है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इससे ऐड हो जाते हैं आसानी से एट अ टाइम। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं वेक्टर एडिशन के हवाले से, कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप जिस ऑर्डर के अंदर वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं उस वो ऑर्डर इररेलेवेंट होता है। मींस कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं या b प्लस a कर रहे हैं, आप a को उठा के b में ऐड कर रहे हैं या b को आप a में ऐड कर रहे हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर इज इररेलेवेंट इन दैट केस। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है वेक्टर ए को आपने इस वक्त बी में ऐड किया, तो आपने बी को उठा के ए के ऊपर ज्वाइन किया, जो रिजल्टेंट आया उसकी लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी अगर आप वेक्टर बी को पहले रखते हैं और फिर ए को आप उसके ऊपर ज्वाइन करते हैं। या आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, कोई दो वेक्टर्स ले लें डिफरेंट लेंथ के और उनको आप ड्रॉ करें, पहले आप बी को ए में ऐड करवाएं, फिर आप ए को बी में ऐड करवा के देखें, जो रिजल्टेंट होगा उनकी उसकी लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको उस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि एक कॉमन रिजल्टेंट शो किया जा रहा है, ए को आपने एक दफा बी में ऐड किया और पहले फिर आपने बी को ड्रॉ करके ए में ऐड किया, रिजल्ट इज द सेम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कम्पिटिटिव लॉ एडिशन फॉलो करती है वेक्टर्स एडिशन की जब भी आप बात करें। अब हम बात करते हैं वेक्टर सप्रेशन की। ये भी बड़ा आसान काम है। जिस तरह से ग्राफिकली आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो बेटा, तो उसी तरीके से आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ ये है, करनी आपने एडिशन ही है, लेकिन आपके पास साइन चेंज हो जाता है नेक्स्ट वेक्टर का। लाइक अगर आप a माइनस बी कर रहे हैं तो आपके पास जो a होगा वो ऐड होगा और माइनस बी में ऐड होगा। अब माइनस बी का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ डायग्राम पे आ जाइए। सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर a ये है और इनिशियली आपके पास जो वेक्टर b था वो ये था, लेकिन क्योंकि आपने a माइनस बी करना है तो आपने b को माइनस साइन के साथ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी ये अपर डायरेक्शन जो कर रहा है, इसको आप माइनस भी बनाने के लिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड्स। और फाइनली जो रिजल्ट होगा आपके पास वो अगेन हेड टू टेल रूल के थ्रू आप मेथड यूज करें। फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करें, उसकी लेंथ को आप विद हेल्प ऑफ स्केल मेजर कर लें, आपके पास सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास होगी एडिशन ही, लेकिन आपने सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट वेक्टर है जिसमें आपको माइनस कराना है उसका आप साइन जो है वो चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर जो है, अभी भी आपने देखा कि हम जब भी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके फाइनल रिजल्ट को रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू हम शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन पे मैं बात इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि इट इज अ वेक्टर व्हिच गिव्स द इफेक्ट ऑफ द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। नो, समेशन का वर्ड आपने यूज नहीं करना, क्योंकि जरूरी नहीं है वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट ले रहे हो, आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके भी रिजल्टेंट अचीव कर सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी आपने उस पर गौर करना है। इट इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच इज अ इफेक्ट इक्वल टू द कंबाइंड वेक्टर्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो कंबाइन इफेक्ट आपके पास जो है वो वर्ड यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंबाइन इफेक्ट आपके पास एडिशन का भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। मल्टीप्लीकेशन इज अ वेरी इजी मेथड। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसी एक स्केलर नंबर से, तो बड़ा आसान है ग्राफिकली। किसी भी स्केलर नंबर से, और वो स्केलर नंबर अगर पॉजिटिव स्केलर नंबर है
तो बहुत आसान है। सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर एफ है जिसकी कुछ इस तरह से डायरेक्शन है और इस तरह से इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ, और आपने उसको एक स्केलर नंबर, पॉजिटिव स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं कि इफेक्ट क्या हुआ। जो रिजल्टेंट आपने जो ड्रॉ किया, जो फाइनल आंसर आपने ड्रॉ किया, उसमें आपने ट्वाइस इफेक्ट दिया आपने इस इनिशियल वेक्टर का, यानी कि आपने इसके अकॉर्डिंगली 2 टाइम्स इसकी लेंथ को बढ़ा के अपने वेक्टर को ड्रॉ किया। और अगेन जो डायरेक्शन थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये सेम रहेगी। जिस डायरेक्शन में वो पहले पॉइंट आउट कर रहा था उसी डायरेक्शन में वो बाद में भी पॉइंट आउट करेगा। अगर आपने अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसी नेगेटिव स्केलर नंबर से, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना आता है कि जो वेक्टर है आपके पास इनिशियली, जो उसकी डायरेक्शन है, अगेन आपको इफेक्ट मिलेगा ट्वाइस का। ठीक है, आपने अपने इनिशियल मैग्नीट्यूड से उसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया, लेकिन अब आपके पास जो डायरेक्शन है वो माइनस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन ले लेगी, यानी कि जो इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। दैट इज बेसिकली सिंपली जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी नंबर के साथ। नाउ यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स के बारे में अभी भी मैंने बात की थी कि जब भी हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ब्रेक करते हैं उसके मैग्नीट्यूड पे, साथ पे उसकी डायरेक्शन में। तो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर हमने 3 यूनिट वेक्टर्स जो है वो अपनी आसानी के लिए बनाए हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपके पास आई कैप, ये कैप साइन बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने किसी वेक्टर को डायरेक्शन असाइन करनी है, आप उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर के अपने ओरिजिनल मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं आई कैप लिखा दिख रहा है तो इट मीन्स जो मैं बात कर रही हूँ वो एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ। 2i मीन्स 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम जे कैप से शो कर सकते हैं और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम के कैप से शो कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को आपने याद रखना है, आई जे के तीनों पर्टिकुलर एक्सिस को इंडिकेट कर रहा। ठीक है, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, वेक्टर इस ब्रेक कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन में। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड से इसकी डायरेक्शन निकल सकती है। वो आगे हम अपने न्यूमेरिकल में देखेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको एक फुल डायग्राम के अंदर आई जे के रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे माइनस आई, माइनस जे एंड माइनस के भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि आपको जस्ट ये बता रहा है माइनस साइन की जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, अपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है। और लास्ट में हम अपना डिस्कस करेंगे नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0? तो बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब हम सम कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई केस बनता है जिसमें आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। उनके एडिशन से आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है, जिसको हम नल वेक्टर कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है, इसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो डायरेक्शन के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने बेसिकली जो बातें की उसमें हमने वेक्टर्स और स्केलर के दरमियान का डिफरेंस देखा कि स्केलर और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा कि हम वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एरो हेड यूज करते हैं, और जो उसकी लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और हमने ये देखा कि हम वेक्टर्स के लिए उसको लिखने के लिए हम उसको पहले उसके मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शन के साइन के साथ, जो हमने वी कैप साइन देखा, या कोई भी सिंबल आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, उसके हम कैप साइन के साथ शो करते हैं डायरेक्शन। हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट जब मैं डिटेल में बात करूंगी एनालिटिकल अप्रोच में, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम ही क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा। फिर हमने बेटा ये देखा कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स को कब हम इक्वल कंसिडर कर सकते हैं और क्या रूल्स है। नेक्स्टली हमने वेक्टर्स को ऐड और सेपरेट करने का ग्राफिकल मेथड देखा, हेड टू टेल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल। फिर हमने बात करी कि हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं एक नंबर से और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर से
बात कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि यूनिट वेक्टर हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है और सिर्फ वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द थ्री डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, लास्ट में हमने देखा कि नल वेक्टर हम किसको कहते हैं और हमारे पास ये किस केस में आ सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास जो हमने चीज़ें डिस्कस की, काइंडली आप उसको दोबारा से रिव्यू करें, और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, जो हमने वेक्टर्स की इनिशियली इसके इंट्रोडक्शन पे बात की है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात